Next question, example 15.10. The activity of a radioactive sample decreased from 350 per second to 175 per second in 1 hour. Determine the half life of the species. तो एक रेडियोएक्टिव सैंपल है जिसका एक्टिविटी, पहले तो एक्टिविटी क्या है वो पता होना चाहिए, मैं बताता हूँ व्हाट इज एक्टिविटी। वो डिक्रीज हुआ फ्रॉम 350 पर सेकेंड टू 175 पर सेकेंड इन 1 आवर। एक आवर के टाइम में एक्टिविटी 350 से 175 हो गया। हाफ लाइफ पूछा है आपको, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिविटी। तो यू रिमेंबर व्हाट इज रेडियोएक्टिव डीके लॉ, n इक्वल टू n0 e रेज टू माइनस लैम्डा टी। तो आप इसका जब डेरिवेटिव लेते हो ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dn बाई dt बन जाता है। मतलब एक सेकेंड में कितने पैरेंट न्यूक्लियाई डीके हो रहे हैं। dn बाई dt का क्या मतलब है, हाउ मेनी नंबर ऑफ पैरेंट न्यूक्लियाई आर डीकेइंग पर यूनिट टाइम। इसी को बोलते हैं एक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको, एक्टिविटी। तो डेरिवेटिव ले लो, n0 तो कांस्टेंट था, e रेज टू माइनस लैम्डा टी का डेरिवेटिव e रेज टू माइनस लैम्डा टी इनटू माइनस लैम्डा टी का डेरिवेटिव दैट इज माइनस लैम्डा, बराबर। और ये जो n0 e रेज टू माइनस लैम्डा टी ये कौन है, n है, तो ये बन गया माइनस n लैम्डा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी। दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी, फाइन। इसको कहीं पे r से डिनोट करते हैं, कहीं पे a से डिनोट करते हैं। I will not use a क्योंकि a you may get confused with mass number, that is why I will use either r or dn by dt। तो एक्टिविटी का मतलब क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो अभी क्वेश्चन में दिया क्या है, हम वहां से स्टार्ट करते हैं। हमको बोला है कि एक्टिविटी 350 पर सेकंड से 175 पर सेकंड पे आ गया। तो जो 350 पर सेकंड था वो इनिशियल एक्टिविटी था। व्हाट इज एक्टिविटी, dn बाय dt। तो व्हाट इज इनिशियल एक्टिविटी, dn0 बाय dt। ये कितना है, ये है 350 पर सेकेंड। और एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, सम अदर इंस्टेंट ऑफ टाइम एक्टिविटी इज हाउ मच, 175 पर सेकेंड। और टोटल टाइम कितना था, 1 आवर। ठीक, पूछा क्या है आपको, हाफ लाइफ पूछा है। दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द हाफ लाइफ, हाफ लाइफ पीरियड। तो ये टी हाफ कैसे फाइंड करेंगे, हाउ कैन यू फाइंड आउट टी हाफ, कैसे फाइंड करोगे टी हाफ। व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर टी हाफ, हाँ ओके, तो 0.693 बाय डीके कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसका मतलब अगर आपको डीके कांस्टेंट मिल जाता है तो आपका काम हो गया। अगर डीके कांस्टेंट फाइंड कैसे करेंगे, तो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर अगेन। वी नो दैट n इक्वल टू n0 e रेज टू, बराबर। स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड टेल मी कि हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। रैंडमली एनीवन कैन ऑफ यू कैन टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सब कुछ आपके सामने ही है। डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dn बाय dt इक्वल टू, अब तक तुम n0 को कांस्टेंट मान रहे थे और e रेज टू माइनस लैम्डा टी का डेरिवेटिव ले रहे थे। अब टाइम कांस्टेंट है क्योंकि बता दिया कि 1 आवर ही लेना है तुमको, तो टाइम कांस्टेंट है, लैम्डा तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो e रेज टू माइनस लैम्डा टी क्या हो गया, कांस्टेंट, तो वो आ गया बाहर। और n0 का हो गया डेरिवेटिव। तो ये इनिशियल एक्टिविटी है, ये फाइनल एक्टिविटी है। अब तुम्हारे पास फाइनल एक्टिविटी इनिशियल एक्टिविटी दोनों की वैल्यू है, तो सब्स्टिट्यूट कर दो। तो व्हाट इज dn बाई dt, 175 e रेज टू माइनस लैम्डा टी, टी का वैल्यू है 1 आवर, कितना है 1 आवर। मैं आखिरी में सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये कितना है 350। तो ये हो गया आपका 1 सा, ये हो गया आपका 2 सा। तो 1/2 इक्वल टू 1 अपॉन ई रेज टू लैम्डा टी, माइनस था तो इसलिए रेसिप्रोकल ले लिया, तो ई रेज टू लैम्डा टी इक्वल टू 2। तो व्हाट इज लैम्डा 2, लैम्डा टी लॉग 2, लॉग 2 मतलब वेरी गुड। तो व्हाट इज लैम्डा, लॉग 2 बाई टी, है ना। तुमको टी हाफ के लिए क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ फिर, मैं इतना ही कर रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। 0.693 बाय टी, बाय टी, सही है। देयरफॉर व्हाट इज टी हाफ, व्हाट इज टी हाफ, 693 अपॉन लैम्डा। तो कितना आ गया 0.693 अपॉन लैम्डा, बट लैम्डा इटसेल्फ इज
टी अपॉन टी, 0.693 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया टी। तो व्हाट इज टी हाफ? टी हाफ मतलब जितना टाइम दिया है वही टी हाफ है, मतलब कितना है 1 आवर 60 मिनट या फिर 3600 सेकेंड्स। आंसर में यही होना चाहिए, दिया है 3600 सेकेंड्स, बराबर। तो अभी ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए, सीईटी जेई नीट में आए, तो इस केस में, ओनली इन दिस केस यू कैन मेक अ ट्रिक, सिर्फ इस केस में। क्यों? क्योंकि अगर आप देख रहे हो इनिशियल एक्टिविटी 350 था, फाइनल एक्टिविटी 175 है, मतलब एक्टिविटी हाफ हो गया। एक्टिविटी हाफ होना मतलब dn बाई dt की वैल्यू हाफ होना। और अगर आपको याद है कि dn बाई dt की वैल्यू खुद n पे डिपेंड करती है, प्रोपोर्शनल टू n। एक्टिविटी हाफ होने का मतलब नंबर हाफ हो गया, और नंबर हाफ होने का मतलब होता है कि जो टाइम तुमको दिया गया है वो हाफ लाइफ टाइम है। कितना टाइम दिया था? 1 आवर, तो हाफ लाइफ टाइम कितना है? 1 आवर। लेकिन अगेन इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन इनिशियल एक्टिविटी 350 है और फाइनल एक्टिविटी 175, मतलब रेशो इज 2 या 1/2, जैसे भी सोचो। अगर मैंने बता दिया इनिशियल एक्टिविटी 350 और फाइनल एक्टिविटी 250, तो नहीं होगा उस केस में। ओके, अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 15.11, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है बट इट इज अ गुड क्वेश्चन बिकॉज यू हैव टू थिंक। अभी क्या बोला है क्वेश्चन में, इन एन अल्फा डीके, एक अल्फा डीके का सैंपल होगा कोई, द डॉटर न्यूक्लियस प्रोड्यूस इज इटसेल्फ अनस्टेबल। मैंने आपको ये बताया भी था कि नॉर्मली जो डॉटर न्यूक्लियस होता है वो स्टेबल नहीं होता है, तो डॉटर न्यूक्लियस खुद ही अनस्टेबल है, एंड अंडरगोस फर्दर डिके। तो पेरेंट का डिके हुआ डॉटर में और डॉटर का वापस डिके हो गया। ओके, if the number of parent and daughter nuclei at time t are np and nd, at some instant of time daughter का नंबर है nd, parent का नंबर है np, and their decay constants are lambda p and lambda d respectively, what condition needs to be satisfied in order for nd to remain constant? अच्छा क्वेश्चन है, पहले तो क्वेश्चन वापस समझ लो, जिनको नहीं समझा कोई बात नहीं, अभी समझ लो। हमारे पास एक रेडियोएक्टिव सैंपल है, सम रेडियोएक्टिव सैंपल, इसका डीके हो गया। डीके हो गया तो इसमें से कुछ नंबर, सम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दे गेट कन्वर्टेड टू डॉटर। तो पेरेंट डीके होके बन गया डॉटर, सम नंबर, राइट, एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये इनिशियल सिचुएशन था, एक गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे नंबर ऑफ पेरेंट इज एनपी एंड नंबर ऑफ डॉटर इज एनडी। decay constant of parent is lambda p and that of daughter is lambda d। अब decay constant of daughter क्यों बोला? क्योंकि डॉटर खुद भी अनस्टेबल है, मतलब क्या होगा कि डॉटर भी डिके हो रहा है। तो मे बी आफ्टर सर्टन इंस्टेंट ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि डॉटर न्यूक्लियाई का नंबर चेंज हो गया, कम हो गया, मिल सकता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो डॉटर डॉटर का नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, इट शुड रिमेन कांस्टेंट। तो तुम बताओ कि कब कांस्टेंट रहेगा? जितनी एक्टिविटी पेरेंट की है उतनी ही एक्टिविटी डॉटर की होनी चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिविटी? हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर डिकेइंग पर यूनिट टाइम। इमेजिन, इमेजिन अगर डॉटर न्यूक्लियाई का एक्टिविटी 10 है, मान लो 10, 10 मतलब 1 सेकंड में 10 गए, 1 सेकंड में डॉटर के 10 डीके हो गए, बराबर, तो नंबर कम हो गया। लेकिन अगर उतने ही 10 पेरेंट डॉटर में कन्वर्ट हो जाए तो सेम रहेगा, इसका मतलब द नंबर विल रिमेन सेम। तो इसका मतलब ये होता है फॉर फॉर द नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई टू रिमेन कांस्टेंट, एक्टिविटी ऑफ डॉटर, जितना डॉटर का एक्टिविटी है उतना ही पेरेंट का एक्टिविटी होना चाहिए। मतलब जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 1 सेकंड में डॉटर के डीके हो रहे हैं सम न्यू एलिमेंट में, उतने ही पेरेंट के डीके होके बन जाने चाहिए डॉटर। व्हाट इज एक्टिविटी? dn by dt।
तो डी एन बाई डी टी किसका? डॉटर। ये किसका? पेरेंट का। बट व्हाट इज डी एन बाई डी टी? माइनस लैम्डा एन, ऐसे था ना? हमने रेडियो टू डी के लॉ में वही तो देखा, डी एन बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू एन, तो डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट डीके हो रहा है। तो डॉटर के केस में क्या लिखोगे? माइनस लैम्डा डी एन डी, और यहाँ पे देखोगे माइनस लैम्डा पी एन पी। तो आपको मिल जाएगा यहाँ से लैम्डा डी एन डी इक्वल टू लैम्डा पी एन पी। ये है कंडीशन। हो गया क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हम लोग करेंगे क्योंकि बाकी हमारा एक टॉपिक बाकी रह गया ना, न्यूक्लियर रिएक्शंस का। तो ये जब होगा तब होगा, तो वो हो जाएगा। एग्जाम्पल प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 10। प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 10। Calculate the binding energy of alpha particle given its mass to be 4.00151 AMU। U मतलब AMU। तो आपको बेसिकली गिवन पैरामीटर में सिर्फ आपको मास ऑफ अल्फा पार्टिकल दिया है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल दिया है। कितना दिया है? 4.00151 AMU। आपको पूछा है व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, binding energy of alpha particle. How do you find out binding energy, by the way? हाँ, mc स्क्वायर, डेल्टा mc स्क्वायर जूल में। और अगर आपको बेसिकली MEV में करना है तो 931.5 को डेल्टा m से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेना, ये आ जाएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। अब द क्वेश्चन हियर इज हाउ टू फाइंड आउट व्हाट इज डेल्टा m। अल्फा पार्टिकल में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 2। कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? 2। तो ZMP प्लस NMN ये मुझे क्या देगा? एक्सपेक्टेड मास। किसका एक्सपेक्टेड मास? अल्फा पार्टिकल का, माइनस m अल्फा जो मेजर्ड मास है वो दिया हुआ है, दिया है ना मेजर्ड मास। ओके, तो अभी आपको पता ही है कि अल्फा पार्टिकल में होते हैं 2 प्रोटॉन्स और मास ऑफ ईच प्रोटॉन इज 1.00। मैंने बताया, इसीलिए मैंने उस दिन गलती करके बताया था कि 7825, इसलिए मैंने उस दिन जानबूझ के वो गलती करके बताया था। और ये AMU में होता है। वन, व्हाट इज मास ऑफ न्यूट्रॉन इन AMU? 0.06। ये हो गया, इसमें से माइनस कर लेंगे 4.00151। तो you will have 2 into 1.007825 plus 2 into चलो ठीक है, जस्ट अ मिनट, 2 into 1.007825। वो क्लियर हो जाओ। ओके, 2 into 1.007825 प्लस हाउ मच? 2 into 1.00866 हो गया। इसमें से क्या माइनस करेंगे? 4.00151 कितना आ गया? 0.03146। तो ये आ गया 0.03146। ऐसे ही है पक्का? 0.03146 AMU, ये AMU में है। तो अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी चाहिए तो डायरेक्टली आप इस वैल्यू को 931.5 से मल्टीप्लाई कर लो, मिल जाएगा आंसर। तो इसको 931.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 29.30 MeV। क्या दिया आंसर? 28. दिस इज करेक्ट। अभी बोलोगे इधर कैसे आया? हम लोगों ने, नहीं वो तो दिया नहीं, वो तो दूसरी बात है। हमको तो प्रोटॉन का मास भी दिया नहीं था तो हमने लिया। प्रॉब्लम ये है, या तो 931 लिया होगा या फिर
राउंड ऑफ किया होगा, और इसमें तुम राउंड ऑफ करोगे तो यू विल फाइंड दिस सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द वैल्यूज दैट यू आर गेटिंग। हमने राउंड ऑफ किया कि हमने नहीं किया, हमने कैलकुलेटर से कर लिया, तो उनका जो आंसर 28.5 से आ रहा है वो राउंडिंग ऑफ करके आता है, तो राउंडिंग ऑफ नहीं है यहाँ, हमने नहीं किया राउंडिंग ऑफ। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि 11th हमने ऑलरेडी करके रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 12, डिटरमाइन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द, क्या है ये, क्या है ये, अमेरिशियम, ऑफ अमेरिशियम आइसोटोप AM24495, मास नंबर 244 है और उसका Z नंबर मतलब एटॉमिक नंबर 95 है। गिवन द मास ऑफ अमेरिशियम 24495 टू बी 244.06428 AMU। तो आपके पास ये जो एलिमेंट दिया है अमेरिशियम, उसका मास आपको दिया हुआ है 244.06428 AMU, करेक्ट, ओके। और आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा है, पर न्यूक्लियन, तो पहले तो तुमको पता होना चाहिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर। मास नंबर भी दिया हुआ है 244, उसके बाद तुमको जेड नंबर भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 95, और आपको पता है न्यूट्रॉन नंबर क्या होता है A माइनस जेड, तो 149, वेरी गुड, तो 149 ये आ गया। फिर आपको अभी यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि तुमको मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बार बार नहीं बताते, मतलब अभी तुमको वो याद रखना ही पड़ेगा। यू हैव टू रिमेम्बर मास ऑफ प्रोटॉन 1.00785 AMU and mass of neutron 1.00866 AMU। आपको फाइंड करने के लिए बोला था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो अभी फॉर्मूला भी बहुत इजी है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब डेल्टा एम, सी स्क्वायर तुम्हें लिखने नहीं वाला, 931.5/A, क्योंकि मुझे डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा MEV में। न्यूक्लियर फिजिक्स में और एटॉमिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन स्पेसिफिक ऑर्बिट, वो हम लोग नॉर्मली इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लिखते हैं नॉर्मली। तो इसके लिए अभी याद रखना कि जब तुम एटॉमिक या न्यूक्लियर फिजिक्स की बात कर रहे हो, जूल रखना ही नहीं, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में बोला हो कि एक्सप्रेस योर आंसर इन जूल या ऐसा यूनिट। ओके, हो गया। अभी हमको सिर्फ सॉल्व करना है, पहले डेल्टा एम फाइंड कर लेंगे, डेल्टा एम मास डिफेक्ट, इट इज अगेन द सेम फॉर्मूला ZMP प्लस NMN माइनस मास ऑफ अमेरिशियम न्यूक्लियस जो तुमको दिया हुआ है, Z कितना, Z 95, यस, 95 इंटू 1.00785 प्लस 149 1.00866 माइनस 244 06428 ना, यस। देख लो, हाँ नहीं तो गलत तुम बताओगे फिर। हाँ अच्छा, वैसे हम लोग पहले क्या फाइंड कर रहे थे, डेल्टा एम, सही है, फिर ठीक है, ओके। जस्ट फाइंडिंग आउट डेल्टा एम फर्स्ट, तो 95 इंटू 1.00785 हो गया, प्लस 149 इंटू 1.00866, ठीक है, बराबर, यस, माइनस 244.0642 1.969435 1.969435 AMU, ये हो गया मास डिफेक्ट का वैल्यू। अब आप फाइंड कर लो बाइंडिंग एनर्जी, पहले बाइंडिंग एनर्जी फाइंड कर लेते हैं, डेल्टा एम इंटू 931.5 MEV। डायरेक्टली कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ठीक है, इट इज बेटर दैट यू शुड नो। तुम जो पिक्चर देखने आए वही देखो, बाकी कुछ मत देखो। इंटू 931.5 1834
1834.5, ओके 0.5287, चलो ठीक है 0.5287। इसको मास नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा ना, कितना था 244, कितना आ गया 7.51, ओके 5287 MeV, ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी हो गया। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन is 1834.5287 डिवाइडेड बाय, तो ये आ गया 7.51। ठीक है, इतना ठीक है। अब आपको पता कैसे लगा कि सही है कि गलत है? मैंने पहले ही बता दिया था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम होता है किसके लिए, आयन के लिए 8.75, 8.75। तो तुम्हारा आंसर 8.75 से कम होना चाहिए, ये तो पक्का है है ना, कम है ना। और ऐसा भी नहीं कि एकदम ही कम होना चाहिए, राइट। तो यू शुड गेट आंसर बिटवीन 5, 5 भी कम बोल दिया मैंने, 5.5 से लेके 8.75 MeV के बीच में आंसर आते हैं पर न्यूक्लियन वाले, तो करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन। एंड अगेन अगेन मैंने बोला कि 5.5 से 8.75, तो रिमेंबर मैं हेवी न्यूक्लियाई की बात कर रहा हूँ। लाइटर न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की एक टेंटेटिव वैल्यू आप कैलकुलेट करके रख लो, इजीली मिल जाएगी। वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व दिया था मैंने, उसमें दिख ही रहा होगा तुमको। रिमेंबर, यू नीड टू रिमेंबर दिस। जो लाइटर एलिमेंट्स है ना, उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ही कम होता है। वो ग्राफ जाता है ऐसा ऊपर जाता है ना। हाँ, तो मैंने जब बोला कि ये 5.5 से 7.51, सॉरी 8.75, तो आई एम टॉकिंग अबाउट हेवियर न्यूक्लियाई। डू नॉट टेक इट लाइक फिर तो हाइड्रोजन का, हीलियम का तो बहुत ही कम आएगा, तो आएगा ही। अभी हाइड्रोजन में तो है ही एक प्रोटॉन, उसको लाने के लिए और खुद के साथ बाउंड करने के लिए क्या क्या लगने वाला है, नथिंग, तो इसलिए बाइंडिंग एनर्जी नहीं होता उधर। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। अभी देखो हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन का थोड़ा सा पार्ट तो बाकी है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। न्यूक्लियर रिएक्शन हमने भले ही सीखा नहीं है अब तक, सीखेंगे, फ्यूजन रिएक्शन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्शन, लिथियम 73 प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन है वो P, इट गिव्स यू 2 अल्फा, ठीक 2 अल्फा। गिवन मास ऑफ लिथियम एटम एंड हीलियम एटम। अभी हीलियम एटम क्यों बोला है पता है आपको, अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, राइट, टू बी 7.016 AMU एंड 4.0026 AMU रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास जो रिएक्शन है ना, वो है लिथियम प्लस प्रोटॉन। अभी प्रोटॉन को आप ऐसा लिख सकते हो, प्रोटॉन को, चलो ठीक है, प्रोटॉन को लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं प्रोटॉन को, प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास नंबर 1 और एटॉमिक नंबर 1, ऐसा लिख सकते हो। इसने दे दिया आपको, दोनों ने मिलकर दे दिया 2 अल्फा पार्टिकल्स, है ना। तो 4, 2 और 2 बार, तो देखो 7 और 1 8, 3 और 1 4, 8 और 4 बराबर प्लस हो गया एनर्जी रिलीज, जिसको तुम क्यू वैल्यू बोलते हैं। रिएक्शन कोई भी हो, एनर्जी रिलीज को क्यू वैल्यू बोलते हैं, रिएक्शन में क्यू वैल्यू बोलते हैं। इसी का नाम बाइंडिंग एनर्जी है सिंगल न्यूक्लियस के लिए। डीके या रिएक्शन, अभी डीके और रिएक्शन में डिफरेंस समझ लो। डीके में ना लेफ्ट हैंड साइड पे एक ही एलिमेंट होता है, बड़ा एलिमेंट होता है और डीके हो जाता है, तो राइट हैंड साइड पे 2 मिलते हैं, बराबर, वो उसको बोलते हैं रेडियोएक्टिव डीके। उसमें जो एनर्जी रिलीज होता है उसको भी क्यू वैल्यू बोलते हैं। रिएक्शन, रिएक्शन में रिएक्टेंट्स होते हैं ना, एक से ज्यादा होता है, तो यहाँ पे एक से ज्यादा होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे। दो मिलके दो मिलके रिएक्ट करेंगे ना, तो रिएक्शन, इसमें कम से कम तुमको 2 मिलेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इक्वेशन वाइज ये डिफरेंस है। अभी बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, वो सिंगल न्यूक्लियस का होता है, ये सिंगल न्यूक्लियस की बात नहीं हो रही है इधर, ओके गुड, तो ये समझ लेना। अब तुमको फाइंड करने के लिए बोला है क्यू वैल्यू, और तुमको गिवन में दिया हुआ है मास ऑफ लिथियम। मास ऑफ लिथियम कितना है 7.016 AMU। उसके बाद मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मतलब हीलियम एटम, दैट इज अल्फा पार्टिकल, 4.0026 AMU, of course. That's it. That's all you have. Fine. Done. You are supposed to find out energy release, that is Q value. And if you remember, what is Q value? Energy related to mass difference between reactants and product. उसका मतलब यही होता है एनर्जी
एनर्जी रिलेटेड टू मास डिफरेंस, और रिएक्टेंट्स का मास ज्यादा होता है प्रोडक्ट से, इसलिए तो एनर्जी रिलीज होता है। मतलब मास ऑफ लिथियम प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन माइनस माइनस माइनस, हाँ 2 टाइम्स तो करेंगे, कौन है ये, अल्फा। लेकिन अल्फा पार्टिकल दो रिलीज हुए, तो इसलिए 2 टाइम्स, और साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे 931.5 से, क्योंकि हमको चाहिए था मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, हमको आंसर चाहिए एमईवी में, तो इसके लिए 931.5 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो इवन दो हमने अभी तक न्यूक्लियर रिएक्शंस कवर नहीं किए, लेकिन हम क्वेश्चन फिर भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने का। ये तो ज्यादा इजी है, क्योंकि तुमको वैल्यूज डायरेक्टली दी हुई है। व्हाट इज मास ऑफ लिथियम गिवन टू यू, 7.016, प्लस मास ऑफ प्रोटॉन 1.007825, हाँ, माइनस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अल्फा 4.0026, कितना आ गया, 0.018625। ठीक है, पहले मैं वैल्यू से लिख लूँ यहाँ पे। मास ऑफ लिथियम जो भी था, क्या था, 7.016, प्लस मास ऑफ प्रोटॉन था 1.007825, माइनस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अल्फा 4.0026, इसको 931.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे एमईवी में आने के लिए, तो 0.018 ऐसा कुछ आया है, हाँ, इंटू कर लेंगे 931.5, 17.349, 17.349 एमईवी, क्या दिया आंसर, ठीक है 17, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशंस डिस्क्राइबिंग न्यूक्लियर डीके, क्योंकि डीके बोला है तो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन हमारे बाकी है तो वो तो नहीं होगा, लेकिन डीके ही बोला है तो हो जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशंस, तो आपको इक्वेशंस दिए हैं, जो इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करो, बस इतना ही क्वेश्चन है। तो आपके पास आर ए था, व्हाट इज आर ए, हाँ, रेडॉन कि रेडियम, चेक करो पीरियोडिक टेबल में आर ए क्या होता है, ठीक, चेक कर लो। अब अभी नहीं भी पता फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा पार्टिकल डिके होना मतलब 4 मास नंबर और 2 एटॉमिक नंबर कम होना, तो ये बन जाएगा 222, और ये हो जाएगा 84। पता है ये कौन होता है, ईएम सुना है, इमेनेशन बोलते हैं इसको, ईएम, EMANATION, ओके। चलो कोई बात नहीं, नहीं पता तो अभी पता लग गया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, वैसे पीरियोडिक टेबल यू कैन नॉट रिमेम्बर, ओके। तो अगर समझो याद नहीं एग्जाम में, तो क्या करेंगे, इसको एक्स बोल देना, तुम सिर्फ ये तो प्रॉपर लिखो, डन। अगर नहीं याद आ रहा है तो जस्ट पुट अ एक्स हियर इफ यू डोंट रिमेम्बर द नेम। ये इलेक्ट्रॉन डीके बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन डीके 9 और 19, कौन है 9, क्लोरीन, क्लोरीन को कैसे डिनोट करते हो, F। उसके बाद थोरियम 22890, अल्फा डीके हो गया इसका, अल्फा हो गया, तो क्या आएगा 224 और 88, कौन है ये, आर ए, सेम है, सेम है, मैंने तो पूछा रेडियम रेडॉन, ये वाला रेडॉन है, फिर ये रेडॉन है, तो वो कौन है, क्या सही है, इसलिए पीरियोडिक टेबल तो पता होना चाहिए। तो रेडियम है, तो रेडियम को कैसे डिनोट करूँ मैं,
तो फिर ये आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ। हाँ, ये फिर आर ए सही है कि वो आर ए सही है? हाँ, ओके, ठीक है, ठीक है। वैसे तुम्हारे लिए होमवर्क भी आने वाला है, पीरियोडिक टेबल तुम देखो अच्छे से। ये एन कौन होता है, एन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का डीके हो गया, कार्बन बन गया। अरे बताओ। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ठीक है, बराबर। ओके, तो न्यूक्लियर रिएक्शन हमारे कंप्लीट नहीं हुए, नहीं हुए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रॉन बाहर जाता है और इसके साथ न्यूट्रिनो बाहर जाता है। अब ये हो गया कंप्लीट। तो ये कंप्लीट लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर, अगेन द सेम थिंग। हमने अभी तक न्यूक्लियर रिएक्शन का पार्ट कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे क्योंकि क्यू वैल्यू ही फाइंड करनी है आपको। और यहाँ पे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो 3 रिएक्शन है, आपको एनर्जी रिलीज पूछा है और आपको मासेस वगैरह दिए हुए हैं, गिवन द मासेस टू बी। ये जो आर ए था, अगर इसको तुम रेडॉन बोल रहे हो, रेडियम बोल रहे हो, तुम चेक करोगे। ये जो आर ए है उसका मास दिया है। ये जो पीबी है, पीबी लेड, ओके। देन ये कार्बन है, कार्बन 14 है, विच इज नॉट रियली स्टेबल, ओके। यूरेनियम है 236। देन यू हैव बी ए, व्हाट इज बी ए? बेरियम। हाँ, ओके। फिर ये के आर है, के आर क्रिप्टॉन। और फिर वापस कार्बन 11 है, और फिर बोरॉन दिया हुआ है। तो ये तुमको कुछ तो वैल्यूज दी है उनके मासेस की, और 3 रिएक्शन दिए हैं। अब मैं 3 में से सिर्फ एक सॉल्व करके देने वाला हूँ क्योंकि आपको स्टैंडर्ड प्रोसेस पता है। वी विल सॉल्व ओनली ओनली वन, राइट, एंड द रिमेनिंग यू कैन डू बाय योरसेल्फ। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ना ये 2n कुछ नया दिख रहा है, वो न्यूट्रॉन है वैसे। तो वी विल सॉल्व फॉर बी, ए और सी विल बी फॉर यू एज एन असाइनमेंट। तो यूरेनियम 236 92 decays into Ba, barium 140 56, 140 56 plus krypton 94 36 प्लस 2 न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन का मास नंबर 1 और एटॉमिक नंबर 0, क्योंकि ना प्रोटॉन नहीं है, वो न्यूट्रॉन है। और अगर तुमको फिर भी लगता है कि नहीं समझ में आया, ऐड करके देख लो। 36 और 56 92 बराबर, तो वो 0 लगना चाहिए उधर। उसके बाद 142 है क्या? हाँ, तो 2 है तो ठीक है, 2 बार कर लेंगे। तो 96 और 140 बराबर 236, तो ठीक है, ओके। प्लस ऑफ कोर्स एनर्जी। तो ये फिर स्टोरी वही है, डिफरेंस ऑफ मास बिटवीन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो मास ऑफ यूरेनियम माइनस माइनस मास ऑफ बेरियम, mass of krypton, 2 times of mass of neutron, or multiply by 931.5 MeV। गुड। तो मास ऑफ यूरेनियम कितना दिया हुआ है आपको, और कौन सा यूरेनियम वो भी देख लो ना, एक ही दिया हुआ है ना, 236, ठीक है, ओके। 236.0456, 236.0456 माइनस मास ऑफ बेरियम बी ए, किधर है? 139.9106, 139.9106 प्लस मास ऑफ क्रिप्टॉन 93.9341, 93.9341 माइनस 2 टाइम्स, सॉरी, प्लस 2 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00866 इंटू 931.5, ठीक, गुड। अभी क्या बस वही सब ऐड सब्ट्रैक्ट करते रहो। तो एक काम करेंगे, पहले इसको ऐड कर लेते हैं, कोई बात नहीं। कितना है? 139.9106 प्लस
93.9341 प्लस 2 इंटू 1.00866 कितना हो गया? 235.86202 235.86202 ये किस में से माइनस करोगे? 236.0456 में से, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? 931.5 माइनस 236 माइनस 236.0456 इंटू 931.5 171 MeV आंसर आना चाहिए। कितना दिया है? हाँ ठीक है ना, 171 के आसपास हमारा आ रहा है, राइट? करेक्ट। हमारा माइनस क्यों है? क्योंकि हमने उल्टा माइनस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिक्सटीन ओके। सैंपल ऑफ कार्बन obtained from any living organism has a decay rate of 15.3 decays per gram पर मिनट। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें से जो सैंपल लिया हमने कार्बन का, उसमें कार्बन का जो डीके रेट है वो 15.3 डीके है पर ग्राम, 15.3 डीकेस पर ग्राम पर मिनट। पर ग्राम पर मिनट मतलब हर एक ग्राम क्वांटिटी के लिए हर मिनट में 15.3 कार्बन डीके हो रहा है पर ग्राम पर मिनट। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। एक ग्राम में से अगर मैं एक मिनट के लिए कैलकुलेट करता हूं तो कितना डीके है? 15.3। गुड। देन अ सैंपल ऑफ carbon obtained from very old charcoal shows a disintegration rate of 12.3 disintegration per gram per minute। हमारे पास एक सैंपल है कार्बन का जो हमने एक बहुत ओल्ड चारकोल मतलब कोयला, वहां से जो सैंपल लिया था उसका डिसइंटीग्रेशन रेट था 12.3 डिसइंटीग्रेशन पर ग्राम पर मिनट। गुड। डिटरमाइन द एज ऑफ ओल्ड सैंपल गिवन द डीके कांस्टेंट ऑफ कार्बन टू बी 3.839 into 10⁻12 पर सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन है, इसको तुम कार्बन डेटिंग बोलते हो, जिसे कॉल कार्बन डेटिंग। ओके, तो क्या है, कैसा करते हैं पता है क्या? जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उसका सैंपल लेते हैं कार्बन का, उसका डीके रेट देखते हैं, और एक बहुत पुराना कुछ अगर है, जैसे यहाँ पे चारकोल है, वैसे आपको जैसे फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल फॉसिल पता है ना, डायनासोर की हड्डी वड्डी मिल गई, तो उसका सैंपल ले लिया, उसका कार्बन का डिसइंटीग्रेशन देख लिया, इसका देख लिया, कंपेयर करके कैलकुलेशन करके बताते हैं कि इस डायनासोर का एज मतलब ये इतने साल पहले यहाँ पे था, तो ऐसा होता है वो। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तुमको कैसे पता लगा कितने करोड़ साल पहले था, कितने लाख साल पहले था? तो ये पूरा साइंस, दैट इज व्हाई आई से साइंस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू कैन डू एंड दैट यू शुड डू। और ऑल्सो एज अ ह्यूमन सिविलाइजेशन हमको आगे बढ़ना है। We are just a combination of few elements formed in a way that we can think, we can eat, we can breathe। वैसे जो हमारे बॉडी में है वो तो बेंच में भी है, लोखंड, आयरन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो अभी दिमाग मिला है तो यूज करते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो ये अभी कैसे सॉल्व करोगे बताओ? क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये 15.3 और 12.3 ये दो एक्टिविटीज की वैल्यू है, ठीक। अब उसमें से ये समझना पड़ेगा कि किसको मैं इनिशियल एक्टिविटी लूं और किसको मैं फाइनल एक्टिविटी लूं। तुमने लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा है ना वो, उसमें से सैंपल तुमने अब भी निकाला ना, तो t=0 अब भी लोगे ना, तो इनिशियल एक्टिविटी क्या होगा? 15.3 बराबर। तो यहाँ पे दो एक्टिविटी की वैल्यू है। मैं अभी एक्टिविटी को इसके आगे, नाउ ऑनवर्ड्स, मैं एक्टिविटी को
आर से डिनोट करूंगा, आर आर नॉट, क्योंकि आपका सीईटी जेई नीट में नॉर्मली नोटेशन है। अभी मैं बता देता हूँ, दिस इज डी एन नॉट बाई डी टी, राइट। और आपको पता ही है ये क्या होता है, माइनस लैम्डा एन, माइनस लैम्डा एन। में फिलहाल लैम्डा एन लिख देता हूँ क्योंकि मुझे से मॉड वैल्यू से मतलब है, मॉड इसके लिए 15.3। वो ठीक है, पर ग्राम पर मिनट वो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं जब डिवाइड करूंगा तो ये ग्राम मिनट सब कैंसिल हो जाएगा, अगर करूंगा तो देखते हैं। ये हो गया आपका इनिशियल एक्टिविटी, क्योंकि इनिशियल मतलब जो लिविंग बीइंग था उससे तुम अभी निकाल के लाए सैंपल। और एक तुम्हारा फाइनल एक्टिविटी है, उसको तुम डी एन बाई डी टी बोल दोगे, राइट। और तो ये इनिशियल, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इनिशियल लिखोगे पक्का, क्योंकि इधर कंफ्यूजन होना मतलब गए। ओके, तो ठीक। अभी एक नहीं तो एक काम करते हैं, इसको फिलहाल साइड में रखते हैं, देखते हैं बाद में लगेगा तो देख लेंगे। फिलहाल तो जो लगता है वो देखो। 12.3, 12.3 था ना, यस। ठीक, ये आ गया। नाउ व्हाट, क्या पूछा, क्या है तुमसे, क्या पूछा है, एज। और आपको ना डी के कांस्टेंट दिया हुआ है, डी के कांस्टेंट दिया हुआ है 3.839 इंटू 10⁻⁻12 ना, पर सेकेंड, पर सेकेंड। बताओ क्या करेंगे। ऑफ कोर्स फाइंड करना है कितना ओल्ड, मतलब टाइम, हाउ ओल्ड, टाइम, हाउ ओल्ड आर यू, 17 ईयर्स मतलब टाइम, 16 ईयर्स मतलब टाइम। तो हम लोग वो चारकोल को पूछ रहे हैं हाउ ओल्ड आर यू, बताओ, बताओ। हाँ, एन इक्वल टू एन जीरो ई रेस टू माइनस लैम्डा टी, ठीक। तो फॉर्मूला क्या यूज करना है, चलो ठीक है, एन इक्वल टू एन जीरो ई रेस टू माइनस लैम्डा टी, आगे डिफरेंशिएट, वेरी गुड, डिफरेंशिएट डी एन बाई डी टी इक्वल टू, इस केस में ना ये कांस्टेंट लेंगे, अभी क्यों लेंगे मैंने पहले बता दिया था, लैम्डा तो कांस्टेंट है, और टाइम पूछा है मतलब एज पूछा है, वो तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है तो डी एन नॉट बाई डी। अब इसके आगे याद रखना, इसके आगे मैं ऐसा कुछ भी लिखने नहीं वाला हूँ, मैं बोलने वाला हूँ फाइनल एक्टिविटी इक्वल टू इनिशियल एक्टिविटी ई रेस टू, ऐसा कर रही है हम लोग। तो अभी इसके आगे आई विल बी डायरेक्टली राइटिंग डाउन सच फॉर्मूलाज, तो ये भी याद होना चाहिए। हो गया, तो अभी लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स सॉल्यूशन। बाकी कोई फॉर्मूला लगता है तो बाद में देख लेंगे हम लोग। तुम्हारे पास आर है, यस, तुम्हारे पास आर नॉट है, यस, यू हैव आर, यू हैव आर नॉट, पुट वैल्यूज 12.3, 15.3, ई रेस टू माइनस लैम्डा टी। तो ई रेस टू माइनस लैम्डा टी, एक काम करते हैं, इस ई रेस टू माइनस लैम्डा टी को यहाँ लेके आते हैं डिनोमिनेटर में, और 12.3 को वहां लेके जाते हैं, और यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 15.3 डिवाइडेड बाय, शायद करके रखा था, चलो पता नहीं, हाँ 1.243 करके रखा है, 1.243। अगर मुझे ई नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, लॉग। तो लैम्डा टी इक्वल टू कौन सा लॉग, नेचुरल लॉग, किसका, 1.243 का। तो टी आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1.243 अपॉन लैम्डा, ठीक। लैम्डा की वैल्यू दी थी क्या आपको, दी है ना, यस, फिर हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। तो नेचुरल लॉग एल एन, नेचुरल लॉग ऑफ 1.243, इसका नेचुरल लॉग, इसका नेचुरल लॉग 0.2175, ठीक है, 0.2175 डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना था, 3.839, 3.839 इंटू 10⁻⁻12, ऊपर जाके +12, करेक्ट आ रहा है आंसर, क्योंकि 10⁻12 सेकेंड्स में ना, ये आंसर सेकेंड्स में है, बराबर है ना, पर सेकेंड था। तो ठीक है, क्योंकि एक साल में कितने सेकंड होते हैं, एक दिन में कितने होते हैं, 86,400 इंटू एक साल, मतलब 365 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब कुछ साल के आसपास तो आना ही चाहिए। तो ठीक है, 10⁻, माइनस में नहीं आना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। तो बोलेगा 10⁻12 मतलब 0.00000001, मैं तो जस्ट जस्ट मेरा बर्थ हुआ। वैसा नहीं हो, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है, जब तुम सॉल्व करते हो ना, तो तुमको ये भी समझना पड़ता है कि व्हाट यू आर डूइंग इज लॉजिकली करेक्ट और नॉट। तो 0.05
0.0655 अच्छे नंबर आए 0.05 6655 ऐसे ही था ना। ठीक, मैं सिर्फ एक काम करता हूँ, ये 10⁻12 के दो जीरो यहाँ ले लेता हूँ, 5.665 इंटू 10⁻10 सेकेंड्स कर लेते हैं। वैसे फर्क नहीं पड़ता है। आंसर आंसर किसमें दिया, दिन में, साल में, ईयर्स में? ईयर में दिया हुआ है, तो ठीक है। 5.665 इंटू 10⁻10, ये हो गया आपका सेकेंड। 365 इंटू 86,400, ओके, ये आ गया आपका आंसर ईयर में। तो अभी एक काम करेंगे, बहुत लंबा कैलकुलेशन है, तो कोई बात नहीं है, तो है, अभी करना तो पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, 365 को 86400 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। एट, एक जीरो कम रह गया, तो 31536 000, 31536 ओके, 000 000 मतलब 10⁻3, 10⁻3 और इधर पॉइंट लगा दिया तो 10⁻7, तो 5 पॉइंट, अच्छा ठीक है, आंसर देखो तो 1 पॉइंट समथिंग, मतलब पहला नंबर 1 आ रहा है क्या? हाँ, तो ठीक हो गया। तो लगभग लगभग 10⁻3, 1300 साल के आसपास, 1800, हाँ ठीक है। 5.665 डिवाइडेड बाय 3.1536, वेरी गुड। 1.796, तो हमारा आ जाएगा 1796.3, 1796.3 ईयर, ठीक है। 1800 साल पुराना सैंपल है ये। ओके, डन, दैट्स इट फॉर टुडे।